स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो पढ़ ही रहते हैं। आज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अलावा हम लोग और भी बातें समझेंगे, जैसे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कर्व्स, कई तरह के कर्व्स का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आई थिंक मेरी स्क्रीन सभी बच्चों को विजिबल होगी अच्छी तरीके से। तो हेडिंग डालिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें यहाँ पे लिखना स्टार्ट करिए और इसमें साथ में समझिएगा भी कि जैसे द कंबाइन, इधर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एक स्ट्रेट लाइन है L1 इज इक्वल टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और एक दूसरी इक्वेशन है L2 इज इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस अभी आपके पास लाइंस की अलग अलग दी गई है। अगर हम इन इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी A1x प्लस B1y प्लस C1 इंटू ब्रैकेट A2x प्लस B2y प्लस C2 ब्रैकेट इक्वल टू 0। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं L1 L2 इक्वल टू 0। तो हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करने पर ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। और अगर हम इसको पूरी तरीके से ओपन कर दें तो ओपन करने के बाद आपके पास एक 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व का फॉर्मेशन होगा, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आगे ओपनिंग द ब्रैकेट्स, इसको ओपन वगैरह कर दीजिए, एंड कंपेयरिंग द टर्म्स with general equation of second degree या 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस का क्या मतलब है वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। नॉन होमोजीनियस कर्व इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर हम इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन बनती है आपकी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। इसके आगे आप लिखेंगे कि ये जो 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व है, इसको हम नॉन होमोजीनियस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर टर्म की डिग्री जो है सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए डिग्री है 2, यहाँ पे डिग्री है 2, यहाँ पे डिग्री है 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। जो वेरिएबल की पावर होती है उसे ही हम डिग्री कहते हैं। तो ये नॉन होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिग्री हर टर्म की सेम नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन होमोजीनियस कह रहे हैं। और 2 डिग्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए हम इसको 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व कह रहे हैं। होमोजीनियस कब होता? जब ये हर टर्म की डिग्री सेम होती। जैसे हर टर्म की डिग्री 2 हो जाती तो ये होमोजीनियस होता। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर हम दो अलग अलग लाइंस जो हमारे पास थी L1 और L2, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास एक 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व बनता है, जिसकी इक्वेशन आपको परमानेंटली याद रखनी पड़ेगी। दिस इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये जो बच्चों 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व है, ये सभी कुछ रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखता है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्किल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी को रिप्रेजेंट कर सकता है कुछ सर्टेन कंडीशंस पे।
अब वो सर्टेन कंडीशंस क्या होंगी वो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि दिस इज 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व, अगर ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए हमने कंडीशन बना दी ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कब रिप्रेजेंट करता है? उसके लिए अगर ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस बड़े से एक्सप्रेशन को हम लोग डेल्टा भी कहते हैं। तो डेल्टा इज गिवन बाय ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। तो आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कंडीशन आ गई कि अगर ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर होगा तो ही ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल को। ये 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस का सर्किल कब रिप्रेजेंट करेगा? यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, और ज्यादातर ये कोफिशिएंट 1 ही लेते हैं, और h आपका 0 हो जाए, तो यानी आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर और 2hxy वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस इज 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व एक स्पेशल कंडीशंस पे सर्किल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो उसके लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए और वो भी 1, और h 0 होना चाहिए। तो आपके पास ये सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी और सर्किल की कंडीशन आ जाएगी। ये जो इक्वेशन है ये सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, जहां पे सर्किल का सेंटर जो होता है वो होता है -g, -f, और जो रेडियस होती है वो होती है √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। इन सभी का एप्लीकेशन आप सर्किल के चैप्टर में देखेंगे, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करता है। जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो जाए 1 के बराबर और h 0 हो जाए, तो आपके पास ये सर्किल की इक्वेशन होती है जिसमें सेंटर होता है -g, -f, और रेडियस होती है √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब सर्किल के अलावा आपको तीसरी कंडीशन समझनी पड़ेगी कि ये 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व और क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये अब आप आगे देखिए ये और क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि ये 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व आपके सामने लिखा है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो मैं 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व आपके सामने दोबारा लिख रहा हूं। ये सभी कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने बताया कब रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लीजिए इसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप चेक करेंगे कंडीशन नंबर A, क्या h स्क्वायर इक्वल टू AB है? अगर यह भी है तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला। और यदि h स्क्वायर लेस देन AB है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स को, और यदि h स्क्वायर ग्रेटर देन AB है तो ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को। और इन सब के बारे में किस तरह से पढ़ा जाएगा ये हम लोग लेटर ऑन अभी देखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व से सभी कुछ रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहां तक का पार्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो यहां तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, इसको आप दोबारा भी समझ सकते हैं कि 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व इतना खतरनाक होता है कि ये अपने आप में सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है इन फॉलोइंग कंडीशंस पे। और अगर अभी आपको कंडीशंस लर्न नहीं हुई है तो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग कंडीशंस लर्न हो जाएंगी जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सर्किल पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा बताइए। जरा बच्चों आप ध्यान से देखिएगा कि 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व जो अभी आपने लिखा था, अभी आपने 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व की इक्वेशन एक बड़ी सी लिखी थी,
क्या लिखी थी वो जरा इक्वेशन फिर से लिखिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व। ये बनता कैसे है? ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बनता है। अब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहीं पे भी हो सकती है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहीं पे भी हो सकती है, उनकी कोई कंडीशन नहीं होगी, वो यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है। तो पहली लाइन का नाम है L1 बराबर 0 और दूसरी लाइन का नाम है L2 बराबर 0। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व बन जाता है। अब ये डिफरेंट कंडीशंस पे कई तरह के कोनिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया कि ये बना कैसे है, दो लाइंस के मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन मान लो किसी बच्चे ने कहा कि ये सर नॉन होमोजीनियस है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व आ जाए, तब सर आप क्या करेंगे? तो हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व आ जाए, तो 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व वो कैसे बनेगा? वो रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, लेकिन वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहां से पास होंगी? ओरिजिन से। तो बच्चों यहां से आपको समझना पड़ेगा, और यदि आपके सामने कोई दे दे कि आपके सामने 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व जो भी आपके सामने है वो ना हो करके एक होमोजीनियस कर्व हो जाए। होमोजीनियस कर्व का मतलब ये हुआ कि उसमें हर टर्म की डिग्री सेम हो जाए। इसको हम नॉन होमोजीनियस क्यों कह रहे थे? क्योंकि इसमें हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व आ जाए, मान लीजिए इसकी इक्वेशन है पहली वाली लाइन की y इक्वल टू m1x। क्या इक्वेशन है इसकी? y इक्वल टू m1x। क्योंकि इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है उसकी इक्वेशन तो इसी तरह से होती है। अगर हम इन दो इक्वेशंस को ध्यान दें तो ये दोनों इक्वेशंस कहां से पास हो रही हैं? ओरिजिन से। और अगर हम 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व लिखें तो वो किस तरह से नजर आएगा? वो सिर्फ इतना ही रह जाएगा जितना मैं लिख रहा हूं। दिस इज रिप्रेजेंट, ये क्या हो गया? ये हो गया 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व। दिस इज 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व। ये पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट्स करता है, आप लिख लो भले, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through origin, passing through origin, ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप याद रखिएगा 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व डिफरेंट है और 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व डिफरेंट है। 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इसमें हर टर्म की डिग्री जो है वो सेम है। एक्स वाई को मिला के 2 हो गई, एक्स स्क्वायर की 2 है, वाई की 2 है, तो डिग्री सेम हुई ना हर टर्म की, इसलिए हम इसको कहते हैं 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व। तो बच्चों आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना पड़ेगा ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी ये किससे मिलकर के बना है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन से। यानी कि y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x से मिलकर के बना है। जैसे ऊपर वाला नॉन होमोजीनियस कर्व किससे मिलकर बना था? L1 बराबर 0 से, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और किससे बना था? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। उसी तरीके से ये दो कर्व से मिलकर के बना y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब y इक्वल टू mx आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहां जहां y है उसकी जगह आप mx डाल दीजिए, जहां जहां y है उसकी जगह आप mx डाल दीजिए। तो ध्यान से देखिए आपके पास क्या बन गया है, जरा उसको रीराइट करिए अपनी कॉपी में तो आपको समझ में आएगा। उसको रीराइट करिए अपनी कॉपी में तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, उसको रीराइट करिए अपनी कॉपी में तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमने y इक्वल टू mx उठा करके इस इक्वेशन में डाल दिया क्योंकि वो उसी से मिलकर के बनी है। जैसे हमने सेटिस्फाई करा दिया तो आपके पास m में क्वाड्रेटिक बन गई। ध्यान से देखिए ये m में क्वाड्रेटिक बन गई है। दिस इज m स्क्वायर b प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। अगर ये m में क्वाड्रेटिक है तो उसके रूट्स क्या होंगे? m1 और m2। तो उसके दो रूट्स होंगे, हैज रूट्स m1 एंड m2।
तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों आप इसका सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं, वो होता है सी बाई ए। तो ये बच्चों उसका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और बच्चों अगर आपसे डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछा जाए तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, ये मैंने आज भी आपको क्लास में बताया था। ये होता है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। दिस इज डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक, तो बच्चों अगर आपको m1 प्लस m2 और ये m1 m2 सारी वैल्यूज पता है तो उसको उठा के यहां पर पुट कर दीजिए। तो वो माइनस 2h बाई बी ए बाई बी, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये a बाई बी है तो ये हो जाएगा 4a अपॉन बी। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको और ज्यादा समझ में आएगा। इसको स्क्वायर रूट के अंदर पहले आप इसका एलसीएम लीजिए एकदम तसल्ली से, ये तो सिर्फ मैथमेटिक्स है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। इसमें से आप 4 कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए तो आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया। और बच्चों अब आप उनसे पूछेंगे कि सर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है जिनके स्लोप m1 और m2 है, इसके लिए आपने इतनी स्ट्रेटजी क्यों अप्लाई की, आपने सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों निकाला इनका। हमने कहा क्योंकि हमें इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल भी निकालना होता है। दिस इज नोन एज थीटा। तो अगर हम दो लाइंस जिनके स्लोप m1 और m2 है उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा आप क्या लिखते हैं, टेन थीटा होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आप क्या कहेंगे कि सर मेरे को डिफरेंस ऑफ रूट्स पता है। ये देखिए आप m1 माइनस m2 पहले ही से निकाल चुके हैं, m1 m2 भी आपको पीछे पता है। अगर ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी 2 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान से देखिएगा 2 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। तो आपको बच्चों इसकी प्रूविंग नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो अगर आपसे उनके बीच का एंगल्स पूछा जाए तो आप एंगल निकालने के लिए इतनी बड़ी कहानी नहीं रचेंगे जितनी बड़ी कहानी मैंने आपके सामने रची। आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना होगा क्योंकि आपके पास 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होगी, और वो 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन किस फॉर्म में दी होगी, जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 0। तब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर ये 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व है, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को। आप इससे इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a b और h आ जाएगा, a 3 आएगा, b 7 आ जाएगा, और 2h बराबर 6 है तो h बराबर 3 आ जाएगा। तब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे tan थीटा, तो आपके पास इन दो लाइंस के बीच का एंगल आ जाएगा जो ये 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसमें आप अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाएंगे। हाँ, प्रूविंग करनी हो तो मैंने आपको प्रूविंग सिखाई कि प्रूविंग रियलिटी में हो कैसे रही है, लेकिन अगर आपको प्रूविंग ना भी समझ में आए तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, आपको काफी काम आएगा। और इस फॉर्मूले में कई सारी बातें भी होती हैं जो हम लोग आगे चल के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे। वो बातें हम लोग को यहीं से ही क्लियर है तो वो हम लोग यहीं से ही देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि बताइए कि अगर tan थीटा में थीटा 90 हो जाए तो इसका मतलब उन दो लाइंस के बीच का एंगल 90 हो गया। तो tan 90 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो अनडिफाइंड को मैंने बताया था, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल टू 90, और tan 90 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को मैंने क्या लिखना बताया था, 1/0। अनडिफाइंड को मैंने लिखना बताया 1/0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स अब आपको देखना होगा कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है बेटा, ए इज 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व में एक्स का कोफिशिएंट है, बी इज 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर इनका सम कभी भी 0 आ जाए तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन देखते ही बताना पड़ेगा कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। दिस इज द कंडीशन कि कभी भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 90 हो तो आप समझ जाइएगा उसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। उस केस में ये जो 2 डिग्री होमोजीनियस कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए आपके सामने किसी ने एक कर्व लिख दिया है, देखिए आपके सामने मैं कर्व लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान दें यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, यानी a प्लस बी का सम 0 है। इसका मतलब यहां पर क्या है, एंगल बिटवीन लाइंस इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन लाइंस इज 90 डिग्री। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो सभी बच्चों को आई थिंक यहां तक पूरा क्लियर हुआ होगा कि यहां पर कुछ 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व ने सब कुछ रिप्रेजेंट करने की ताकत रखी और एक होमोजीनियस कर्व ने सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने की ताकत रखी, जिससे हम लोग ने कई सारी कंडीशंस को जनरेट किया। और उसमें एक स्पेशल कंडीशंस देखी, एंगल बिटवीन लाइंस दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। और आपके सामने एक स्पेशल कंडीशन आई कि यदि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 है तो एंगल बिटवीन लाइंस क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और अब आपको और भी ज्यादा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब मैं चलता हूं अपने सर्किल की तरफ। और मैंने बताया था कि एक 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व सर्किल कब रिप्रेजेंट करता है, इस कंडीशन में कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो इक्वल हो जाए 1 के बराबर और क्या हो जाए, h 0 हो जाए। तो सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन वैसे होती क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सभी बच्चों को कुछ समझ में आए अथवा ना आए, लेकिन आपको सर्किल की आज के बाद एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें सर्किल का जो सेंटर होता है वो होता है -g, -f, और जो रेडियस होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो दिस इज द पार्ट ऑफ अ सर्किल। तो आप यहां से सर्किल पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। तो सब बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, आप सर्किल के बारे में पढ़ रहे हैं और सर्किल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो मैं अब आपको एकदम बेसिक से बताता हूं, आप बेसिक से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने सर्किल जिंदगी भर नहीं देखा तो आप एक काम कर लीजिए, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लीजिए। इसको बनाने के बाद आप एक सर्किल बना ही लीजिए तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने अभी एक सर्किल बना दिया है। इस सर्किल की खास बात यह है कि इस सर्किल की पहचान ये होती है कि ये मान लीजिए एक खूंटी है और खूंटी से मैंने एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर, खूंटी से मैंने एक कांस्टेंट डिस्टेंस को एक गाय को बांध दिया है। तो ये गाय, अब ये जब गाय चारा खाने के लिए दौड़ेगी तो दौड़ते 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 इस पाथ के बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है ना। तो दौड़ते 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 इस पाथ के बाहर नहीं जा पाएगी। तो जब एक खूंटी से गाय को बांध देने पर ए डिस्टेंस पे गाय जो भी ट्रैक को फॉलो करेगी वो ट्रैक कैसा होगा, एक सर्कुलर ट्रैक होगा। इसी को हम लोग कहते हैं सर्किल। और तो भी आपको समझ में ना आए तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट को मान लीजिए x1, y1, ठीक। फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर आप कितने पॉइंट्स ले सकते हैं वो आप सोच लीजिए। तो फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे एक ये भी पॉइंट हो सकता है, फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे एक ये भी पॉइंट हो सकता है, फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे एक ये भी पॉइंट हो सकता है, एक ये भी पॉइंट हो सकता है। कई सारे पॉइंट्स होते हैं ना। तो इन पॉइंट्स को जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो इन सारे पॉइंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी कि इनकी दूरी एक
सेंटर x1, y1 से फिक्स है, वो क्या है, a यूनिट। तो यहां पर x1, y1 को हम कहते हैं सेंटर का सर्किल, h के आपका क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सर्किल की कंडीशन क्या बनी है, सर्किल की कंडीशन यहां से बनती है कि hk की x1, y1 से डिस्टेंस जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, hk की x1, y1 से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर है। तो जरा डिस्टेंस कांस्टेंट के बराबर करिए और सभी बच्चे ध्यान दीजिए, तो यहां से आपके पास hk की कंडीशन आ जाएगी। कैसे बनेगी, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, a है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। इसको मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए x2, y2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है जो किसके इक्वल है, a के बराबर है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग कर दें तो h माइनस x1 का स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आप लास्ट में h को x कर दीजिए, k को y कर दीजिए, तो ये आपके पास सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। दिस रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। दिस इज, ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, जहां पे सर्किल का जो सेंटर होता है वो होता है x1, y1 हैविंग सेंटर x1, y1, और रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है इज a यूनिट्स। रेडियस क्या होती है, a यूनिट्स। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं आपको उतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया दिस रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन करने पर कुछ इस फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाती है, जो फॉर्म मैंने ऑलरेडी अभी अभी आपको जस्ट ऊपर बताया है। तो अगर आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी है ऊपर वाले फॉर्म में, तो आप सेंटर और रेडियस ऐसे निकालेंगे, और अगर नीचे वाले फॉर्म में लिखी है तो सेंटर और रेडियस आपको ये क्लियर ही है जो अभी मैंने बताया, इस तरह से निकालेंगे। अब क्वेश्चंस करेंगे कैसे सर्किल के, वो मैं आपको और बताता हूं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो आई थिंक पहले आप इतना देख लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं अभी आप, और तैयार हो जाइए। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, तो दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज खोल सकते हैं अपनी बुक्स में 11.1। जरा देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। पहला क्वेश्चन, आपको सेंटर और रेडियस निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। क्वेश्चन है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान काम है। उसको आप इस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, इसको आप इस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। जैसे आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास सेंटर आ जाएगा। देखिए सेंटर क्या आ रहा है, -5,3। तो देखते ही आपको समझ में आ गया, सेंटर इज -5,3, और जो रेडियस है आपकी वो है आपका 6। और अगर आप कंपेयर ना कर पा रहे हो तो मैं इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं। इक्वेशन को लिखिए x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो गया होगा। सेंटर इज -5,3, रेडियस इज 6 यूनिट। दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। अब अगेन आपको यहाँ पे सेंटर और रेडियस निकालनी है। तो इसके लिए आपके पास अब ये फॉर्म बदल गया, ये पहला वाला फॉर्म है। इसको आप कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्लियर कट है कि 2g जो है वो -4 है, 2f जो है वो -8 है, और जो c है वो -45 है। इसका मतलब g की वैल्यू -2 आ रही है, f की वैल्यू -4 आ रही है, और c की वैल्यू -45 आ रही है। तो यहां तक आपको सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं जो आपका सेंटर है वो है -g, -f, दैट मीन्स 2, 4, और जो रेडियस है वो है स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी इस इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड बता रखा था। ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 45 हो गया। तो ये हो गया 20 प्लस 45, कितना है ये 65। तो आपकी रेडियस आ गई √65 यूनिट्स। तो सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशंस पता होनी चाहिए। 2 इक्वेशंस है, जिस फॉर्म में भी क्वेश्चन आए उसको उस फॉर्म में करने की कोशिश करिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है तो आप वैसे करिए, नॉर्मल इक्वेशन लिखी है तो उसको कंपेयर करिए, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। अब सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन खुद से करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और मैं वेट करूंगा कि आज का आंसर आप ही बताएं, क्योंकि मैं एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अब आपको इसका सेंटर और रेडियस बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं वेट कर रहा हूं, आप बताइए। तो ठीक है, आप लोग अपना आंसर मैच करिए। सबसे पहले इसको कंपेयर करिए, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि 2g जो है वो -8 है, 2f जो है वो 10 है, और जो c है वो आपका -12 है। दैट मीन्स आपके ओवरऑल वेरिएबल आ गए g -4, f5, c -12। तो कंपेयर करना आपको आना चाहिए। x के कोफिशिएंट x से कंपेयर करते हैं, y के कोफिशिएंट y से। ये देखिए x का कोफिशिएंट -8, 2g, तो 2g बराबर -8, y का कोफिशिएंट 2f, 2f बराबर -10, c इज -12। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कंपेयर कैसे करना है। अब बच्चों यहाँ पे सेंटर निकालिए। सेंटर मैंने आपको बताया था, सेंटर इज -g, -f बताया था। तो -g, -f लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4, -5। सभी लोग निकाल चुके होंगे। अब आपको निकालनी है रेडियस। तो रेडियस का मैंने आपको फिक्स नोटेशन बता रखा है, √g² प्लस f² माइनस c। इसको आप यूज करिए। तो ये हो गया 16 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 12। तो बच्चों आपकी रेडियस निकल करके आ जाएगी 5, 6, 7, 7 और 6 13, 2, 3, 4 और 1 5, 53, √53 यूनिट्स। तो आई थिंक आप लोग का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा किस तरह से मैंने क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूं करने के लिए, वो भी आप ही लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। आपको सेंटर और रेडियस निकालना है सर्किल का। सर्किल की इक्वेशन आपको दी है 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को करना। ओके बच्चों, आप लोग इसको कर चुके होंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सर्किल की इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको मैंने बताया था, सर्किल की इक्वेशन में x² और y को स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होता है 1 के बराबर। ये मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी कि x² और y² का कोफिशिएंट सेम होगा 1 के बराबर। तो पहले आप इसको क्या करिए, उस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। कर दिया। अब इसको कंपेयर करिए, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। जब आप कंपेयर करेंगे बच्चों तो 2g बराबर -12 आ जाएगा, 2f इज इक्वल टू 0 आ जाएगा,
और c बराबर भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी -1/4, f की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू भी है 0। अब आपका सेंटर आ जाएगा, सेंटर होता है बच्चों -g, -f, दैट मीन्स 1/4, 0। और बच्चों रेडियस भी मैं आपको सिखा चुका हूं, वो होती है तो बच्चों ये रेडियस भी निकल के आ गई। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वो है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है आप कर सकते हैं इजिली, आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 2, 2 and passes through point 4, 5. This is the next question. तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग ने इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले भी किए होंगे। ये मैंने आपके सामने अभी अभी सर्किल ड्रॉ किया है। ये सर्किल का सेंटर है, दिस इज 2, 2 और सर्किल एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो है 4, 5। आई थिंक डायग्राम आपको पूरी तरीके से क्लियर है। और बच्चों आपको सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, उसका सेंटर और रेडियस। क्योंकि सर्किल की इक्वेशन होती है x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब आपको सेंटर पता है, रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस क्या होगी बच्चों, वो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ये रेडियस निकाल सकते हैं। दिस इज द रेडियस। तो रेडियस निकालना आपके बाएं हाथ का काम है, आप निकाल लीजिए। 4 - 2 का होल स्क्वायर 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों रेडियस आएगी आपकी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दिस इज √13 यूनिट्स, √13 यूनिट्स। अब आप एक काम कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो चुका है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ चुकी है, आप सभी लोग ध्यान दे सकते हैं, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, स्कूल लेवल पे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है वो 10th। तो जिनके सामने एनसीईआरटी खुली पड़ी है वो एनसीईआरटी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में लिखा है फाइंड द इक्वेशन of circle passing through the point point से आपके 4, 1 and 6, 5। ध्यान से देखिए, find the equation of a circle passing through the points 4, 1, 6, 5 and whose center is on the line 4x plus y is equal to 60। This is a very common question। तो क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन भी आप देखिए, आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है फाइनली। अगर आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है तो आप एक सर्किल की इक्वेशन लेट कर लीजिए, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर आपको सर्किल की इक्वेशन चाहिए वाकई में, तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, आपको g निकालना पड़ेगा, f निकालना पड़ेगा, c निकालना पड़ेगा। 3 वेरिएबल निकाल करके इनकी वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तभी आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले ये हमारी सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है
और ये जो हमारा सर्किल है ये किससे पास कर रहा है, 4,1 से, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखिए कि सर्किल पासिंग थ्रू 4,1, hence it satisfies it, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराइए, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया 16 और 1 17, यानी 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ये सर्किल जो है आपका रिक्वायर्ड सर्किल, ये 6,5 से भी पास कर रहा है, तो 6,5 इसको सेटिस्फाई कराएगा। तो 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया 36 प्लस 25। तो 36 पहले आया, फिर 25 आया, इसको आप ऐड कर लीजिए 61। 61 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इस सर्किल का जो सेंटर होता है, ये सभी बच्चों को पता है कि सर्किल का जो सेंटर होता है वो -g, -f होता है। अब कहा गया है कि 4x प्लस y इक्वल टू 16 पर सेंटर लाई करता है, तो 4x प्लस y इज इक्वल टू 16 पर सेंटर लाई करता है, तो सेंटर इसको क्या करेगा, सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। सेंटर सेटिस्फाइज इट। सेंटर क्या होता है, -g, -f, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इसको सेटिस्फाई करा दिया, तो इक्वेशन बन गई आपकी -4g -f इज इक्वल टू 16, और इसको आप लिख सकते हैं 4g प्लस f इज इक्वल टू -16 भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 3। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपके पास 3 इक्वेशंस आ चुकी है। इन 3 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का मेथड मैं आपको सिखा देता हूं। आप क्या करिए, पहली और दूसरी इक्वेशन को माइनस करिए। माइनस करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास जी और एफ के टर्म्स में इक्वेशन बन जाएगी, और आपके पास इक्वेशन थर्ड भी जी और एफ के टर्म्स में। समझ में आ गया? तो अब आप थर्ड इक्वेशन के साथ उसको सॉल्व करिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपके जी और एफ आ जाएंगे, और जी और एफ आ जाएंगे तो जी और एफ आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका सी आ जाएगा। ठीक है, जी और एफ आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका सी आ जाएगा। तो आपके इस तरह से जी, एफ और सी ये तीनों ही निकल करके आ जाएंगे। जैसे ही तीनों निकल करके आ जाएंगे, आप सर्किल की इक्वेशन लिख लीजिएगा। तो सर्किल की इक्वेशन आएगी फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू -15 आएगी, तभी यहाँ पे प्लस 15 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दिस इज क्वेश्चन 10th ऑफ एक्सरसाइज 11.1 क्लास 11th NCERT। दिस इज द आंसर। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये। डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्किल, हेडिंग आपको डालनी है नेक्स्ट, डायमीटर form of circle. This is next heading, diameter form of circle। कैसे करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या होता है। हालांकि इसकी प्रूविंग की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप प्रूविंग समझना चाहें तो प्रूविंग भी समझ सकते हैं। आपको करना क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए और एक सर्किल बना लीजिए अपनी कॉपी में, इतना करिए पहले। और यहां पर एक कंसेप्ट यूज होगा, वो कंसेप्ट आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, आज आप दोबारा देखेंगे। आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है सेमी सर्किल में, सेमी सर्किल में जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, वो ट्रायंगल क्या होता है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। पढ़ा होगा आपने, सर्कल्स का चैप्टर होता है, क्लास 10th में भी होता है, 9th में भी होता है। तो आपने पढ़ा होगा एंगल इन अ सेमी सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है सेमी सर्किल। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होगा। अब आपके पास यहां पर गिवन क्या है, आपके पास गिवन है ए और बी, 2 पॉइंट्स हैं, ये आपके पास गिवन है।
ए के पॉइंट्स है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2। ठीक, अब आपको इन दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन निकालिए। अब इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन में वेरिएबल तो होंगे ही होंगे 100%। तो हम मान लेते हैं ये एक वेरिएबल पॉइंट है x, y जो सर्किल पे लाई करता है। और अब आपके पास कंडीशन एकदम क्लियर हो गई होगी कि अगर दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट सर्किल पे दिए हो तो उसकी यहाँ पर कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि उससे बना हुआ ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसका मतलब ये दो लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो इनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यहां पर ये कंडीशन जैसे ही लगाएंगे तो आपके पास एक कंडीशन जनरेट हो जाएगी। पहले लगाइए, m1 इंटू m2 बराबर -1 लगाइए। m1 क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन AP। ठीक, लिखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मैंने स्लोप लगा, फॉर्मूला लगा दिया। अगेन m2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। तो यहां तक सभी बच्चों को बातें क्लियर हो गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करिए तो आपके पास आ जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू। तो सभी बच्चों को इसको सिंप्लीफाई करने पर ये फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आप चेक कर लीजिए। तो दिस इज द नोन एज डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्किल। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपके पास डायमीट्रिकली अपोजिट दो पॉइंट्स ऐसे दिए हैं जिससे वो सर्किल पास हो रहा है, तो आप सर्किल की इक्वेशन बहुत आराम से लिख सकते हो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, जहां पर x1 y1 डायमीटर के पॉइंट्स होते हैं, अपोजिट पॉइंट्स। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इस पे आप एक एप्लीकेशन भी कर सकते हैं बहुत ही सरलता पूर्वक। देखिए एप्लीकेशन ऑन बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, the coordinates of endpoints of whose diameter are -1, -2, 4, -3। तो बच्चों अब आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको दिए, सर्किल की इक्वेशन आप अपनी कॉपी में निकाल सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूं, और जिसको बिल्कुल समझ में ना आया हो तो वो इस तरीके से इस डायग्राम को भी फॉलो कर सकता है जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये A है और ये B है, ये पॉइंट है -1, -2, ये है 4, -3। इसको आप नाम देंगे x1 y1, इसको नाम देंगे आप x2 y2। अब आप इक्वेशन लिख सकते हैं, लिखिए x माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू दिस। तो आप एक लाइन में सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब करते हैं। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द रेडियाई ऑफ सर्कल्स x square plus y square equal to 1, x square plus y square minus 2x minus 6y minus 6 is equal to 0, x square plus y square minus 4x minus 12y minus 9 equal to 0 are in AP। तो बच्चों आपको प्रूफ करना है इन सर्कल्स की जो रेडियस होगी वो AP में, किसमें? AP में।
तो ये काम आपको करना है, आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन करता चला जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। पहला वाला जो सर्किल है, अगर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि इसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है 1 यूनिट, तो उसको R1 मान लो, रेडियस है R1 1 यूनिट। अब आप दूसरा सर्किल लिखिए, ठीक है, दूसरा सर्किल लिखिए, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए। तो यहाँ पे 2G की जगह -2 है, 2F की जगह -6 है और C की जगह भी -6 है, ठीक है, C की जगह भी -6 है। तो यहाँ पे G आ गया -1, F आ गया -3, C है -6। तो आपकी रेडियस क्या हुई? रेडियस हुई √G² प्लस F² -C, ठीक है, -C। तो 9 और 1 10 16 यानी कि 4 यूनिट्स। तो आपकी रेडियस आ गई R2 4 यूनिट्स। थर्ड इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। अब आपकी थर्ड इक्वेशन क्या लिखी है? वो लिखिए x² प्लस y² -4x - 12y - 9 = 0। तो अगर आप इस पे ध्यान दें तो जो 2G है वो -4 है, 2F -12 है, C -9 है। तो आपका G हो गया -2, F हो गया -6 और C हो गया -9। तो रेडियस क्या होगी? √G² प्लस F² -C। तो 36 + 4 49, 49 इज 7 यूनिट। तो आप चेक कर लीजिए, ये आपकी R3 7 यूनिट है। अब आप चेक करिएगा यहाँ पे कि आपका R1, R2, R3 इन AP है कि नहीं है। तो R1 कितना है? 1 यूनिट, R2 4 यूनिट, ये कितना है? 7 यूनिट। ये AP में है। क्यों AP में है? क्योंकि जो 4 - 1 है वही 7 - 4 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस AP में है। तो यस, इट इज इन AP। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा किस तरह से क्वेश्चन होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, देखते रहिए। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल concentric आप लिख लीजिएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उन्हें कहते हैं जिनके सेंटर एक ही होते हैं लेकिन रेडियस अलग अलग होती है। कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल, सर्किल आपके पास गिवन है x² प्लस y² -6x प्लस 12y प्लस 15 = 0 एंड डबल ऑफ इट्स एरिया। देखिए यहां पर क्या गिवन है, क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच पासेस, ध्यान से देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस एंड डबल ऑफ इट्स एरिया। तो पहले आपके पास जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका अगर आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो हम उसका डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला सर्किल जो आपकी स्क्रीन पर अभी मैं बना रहा हूं, और ये इसके साथ कॉन्सेंट्रिक दूसरा सर्किल। देखिए बन गया कॉन्सेंट्रिक। तो आपका जो रिक्वायर्ड सर्किल है वो आपको समझना है। आपका रिक्वायर्ड सर्किल ऊपर वाला है क्योंकि इसका एरिया पुराने वाले सर्किल से डबल है, तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड सर्किल। लेकिन कॉन्सेंट्रिक है तो दोनों के सेंटर आपके एक ही होंगे। और अगर आपको रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन निकालना है तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी? उसका सेंटर और रेडियस। सेंटर और रेडियस पता पड़ जाएंगे, आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं पहले वाले फॉर्म से। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो इस वाले सर्किल की गिवन है, इस वाले सर्किल की। तो इस वाले सर्किल की इक्वेशन आपके सामने है। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे x² प्लस y² प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से तो आपको कई बातें क्लियर होंगी। 2g की जगह -6 है, 2f की जगह आपका 12 है और c की जगह आपका 15 है। देख लीजिए आप, यानी g आपका आ गया -3, f आपका आ गया 6 और c आपका है 15। ठीक है, समझ में आ गया? c आपका 15। अब इसका सेंटर आपको क्लियर है, सेंटर होता है -g, -f, यानी 3, -6, यानी आपको सेंटर तो पता पड़ गया। अब इसका एरिया निकालो। इसका एरिया के लिए क्या चाहिए होगी? रेडियस। तो उसकी रेडियस क्या होगी? √g² प्लस f² माइनस c। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा। ये हो गया 45 - 15, 5 - 5 0, 4 - 1 3, ये आ गया √30। तो ये √30 अंदर वाले सर्किल की रेडियस है, √30। तो अंदर वाले सर्किल की रेडियस है √30। अब इसका एरिया कितना होगा? अंदर वाले सर्किल का एरिया, तो अंदर वाले सर्किल का एरिया होगा πr²। √30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि 30 पाई हो गया अंदर वाले का एरिया। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है ना कि जो रिक्वायर्ड सर्किल का एरिया है वो उसके एरिया के डबल है। तो इसका एरिया क्या है? ये, और जो रिक्वायर्ड सर्कल का एरिया है उसको मान लो वो A2 है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा इस एरिया के डबल के। तो इस एरिया का डबल कितना हुआ? इसका 2 टाइम्स कर दो, है ना? जो आपका रिक्वायर्ड सर्किल है वो इस अंदर वाले सर्किल के एरिया का डबल एरिया है उसका। तो आपका A2 क्या हो गया? 2 × 30 पाई, और A2 को आप लिख दो πr2², तो ये हो जाएगा 60 पाई। ठीक है भाई, A2 क्या होगा? πr2²। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपका R2 कितना आ गया? R2 आ गया आपका R2² 60 है, तो R2 आपका आ गया √60। बोलो यहां तक समझ में आ गया? यानी अब आपको क्या करना है? बाहर वाले सर्किल का एरिया इक्वेशन निकालनी है। अब उसकी इक्वेशन तो आप निकाल ही सकते हो क्योंकि उसकी आपको रेडियस भी पता है कि नहीं? तो आप उसकी रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो बाहर वाले सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों बाहर वाले सर्किल की इक्वेशन अब आप लिख लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया फाइनली। अब आप समझ गए होंगे। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन ध्यान से सुना समझा तो वो पूरा क्लियर कट यहाँ पे समझ गए होंगे।